और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। अहमद, एक ट्रक ड्राइवर, कराची से क्वेटा के सफर पर निकला था जब उसने बारिश और सन्नाटे के बीच एक अजनबी को लिफ्ट दी। उस आदमी की अजीब मुस्कान और रहस्यमयी बातें अहमद के दिल में डर पैदा करने लगी। रास्ते में अंधेरी रात और अशुभ घटनाओं ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। ट्रक अचानक बंद हो गया और खिड़की पर दस्तक की आवाज ने अहमद को हिलाकर रख दिया। अंत में उस अजनबी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी हम जिनसे भागते हैं वही हमारे सबसे करीब होते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा था और मैं, अहमद, अपने ट्रक में कराची से क्वेटा के लिए निकला था। यह सफर मैंने पहले भी कई बार तय किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने हाईवे पर ट्रक दौड़ाना शुरू किया, हल्की हल्की बारिश होने लगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी। मेरा मन बेचैन था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सफर जारी रखा। कुछ घंटे बीत चुके थे और मैं हाईवे पर अकेला ही चल रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो हाथ हिला रहा था। मैंने सोचा कि इस सुनसान रास्ते पर कोई मदद के लिए खड़ा है, तो उसे लिफ्ट देने के लिए ट्रक रोका। जैसे ही वह आदमी ट्रक में चढ़ा, उसने बेहद शांत आवाज में कहा, शुक्रिया भाई, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मैंने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है, तो उसने कहा कि उसे भी क्वेटा तक ही जाना है। हम दोनों बिना ज्यादा बात किए सफर पर निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। वह आदमी खिड़की के बाहर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या। रास्ते में कई जगह हमें रुकना पड़ा क्योंकि बारिश तेज हो गई थी और रास्ता फिसलन भरा था। हर बार जब मैं ट्रक रोकता, वह आदमी बिना कुछ कहे बस बाहर देखता रहता। उसकी खामोशी और उस अजीब मुस्कान ने मेरे मन में डर पैदा कर दिया था। जैसे ही हम बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई। मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है, लेकिन जब भी मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी अजीब नहीं दिखा। ट्रक की हेडलाइट्स के नीचे सड़क का हर मोड़ एक नई कहानी कह रहा था और मेरे भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। उस अनजान आदमी के साथ सफर करना मेरे लिए बेहद असहज हो रहा था। उसकी मुस्कान रह रहकर मेरे मन में खौफ भर रही थी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बारिश की बूंदें ट्रक की विंडशील्ड पर तेजी से गिरने लगीं और वाइपर भी मुश्किल से काम कर रहे थे। हाईवे की लाइट्स भी अब धुंधली पड़ने लगी थी। अचानक ट्रक के सामने से एक काली बिल्ली दौड़ गई। मैंने सुना था कि यह अशुभ संकेत होता है, लेकिन मैंने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उस आदमी ने मेरी ओर देखा और कहा, बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता। उसकी आवाज में एक अजीब गूंज थी, जैसे वह कोई गहरी बात कह रहा हो। मैंने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक देखी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रक के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुछ देर बाद हमने दूर से एक चाय की दुकान देखी। मैंने तय किया कि वहां रुककर थोड़ी चाय पी लूं और थोड़ी राहत महसूस करूं। जैसे ही मैंने ट्रक को दुकान के पास रोका, वह आदमी बिना कुछ कहे उतर गया और दुकान के पीछे चला गया। मुझे उसकी हरकतें अब और भी संदिग्ध लगने लगी थीं। चाय की दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। मैंने उससे चाय का ऑर्डर दिया और पूछा, भाई साहब, ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लगती आपको? बूढ़े व्यक्ति ने मेरी ओर देखा और कहा, यहां रात को सफर करना कई लोग पसंद नहीं करते। कुछ कहते हैं कि यहां कुछ अनहोनी ताकतें हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चाय खत्म की और जल्दी से ट्रक की ओर बढ़ा। उस आदमी को अब तक नहीं देखा था। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, वह अचानक पीछे से आ गया। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी और उसने बिना कुछ कहे ट्रक में बैठने का इशारा किया।
मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम फिर से सफर पर निकल पड़े। अब वहां घना अंधेरा था और सड़क के किनारे के पेड़ भी जैसे डरावने लगने लगे थे। हर मोड़ पर मुझे ऐसा लगता जैसे कोई परछाई दौड़ रही हो। कुछ दूर चलने के बाद ट्रक के इंजन ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। मैंने घबराकर स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। वह आदमी अब भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। ट्रक अब धीमा होते होते अचानक बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसका तुमसे मिलना तय था। उसकी बातों ने मेरे भीतर खौफ और बढ़ा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक ट्रक के बाहर से किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। मैं चौंकते हुए बाहर देखने की कोशिश करने लगा। इस सफर का हर पल मेरे लिए एक नया डर लेकर आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर था कि यह रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खिड़की पर दस्तक की आवाज इतनी अचानक और तेज थी कि मैं भीतर तक हिल गया। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर का अंधेरा और घना हो गया था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उस आदमी ने अब मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान अब भी कायम थी, लेकिन अब उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे डर को और बढ़ा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम सच में कौन हो? उसने धीरे से कहा, कभी कभी हम जिनसे भागते हैं वही हमारे सबसे करीब होते हैं। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन उनमें एक अजीब सा आकर्षण था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी ट्रक के बाहर से फिर से दस्तक की आवाज आई। इस बार वह आदमी भी बाहर देखने के लिए झुका। मैंने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर का माहौल और भी डरावना था। हवा में ठंडक थी और पेड़ जैसे फुसफुसा रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे ट्रक के पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने तेजी से उस दिशा में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। मैंने ट्रक की ओर वापस जाने का फैसला किया। तभी उस आदमी ने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज में अब एक चेतावनी थी। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ट्रक की तरफ इशारा किया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। मैंने ट्रक में वापस बैठने का फैसला किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने बिना किसी समस्या के स्टार्ट कर दिया। हम फिर से सफर पर निकल पड़े, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। रास्ता अब और भी सुनसान हो गया था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ देर बाद हमने एक पुराना पुल पार किया। पुल के नीचे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन समझ नहीं पाया कि वह क्या थी। तभी उस आदमी ने कहा, इस पुल के नीचे कई कहानियां दबी हैं। उसकी बातों ने मेरे मन में और भी डर पैदा कर दिया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो इन कहानियों का हिस्सा हूं। मेरा दिमाग अब पूरी तरह से उलझ चुका था। मुझे पता था कि कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अचानक ट्रक के सामने से एक साया गुजरा और मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की। ट्रक एक झटके में रुक गया और मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा कि वह आदमी अब ट्रक से उतर चुका था और सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी और उसने कहा, यह सफर यहीं खत्म होता है अहमद। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मैं अकेला रह गया था उस सुनसान सड़क पर, उस रहस्यमयी सफर के साथ, जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। उस रात के बाद मैं कभी भी कराची से क्वेटा का सफर उसी रास्ते से नहीं कर पाया। वह आदमी कौन था, क्या चाहता था, यह मैं कभी नहीं जान सका, लेकिन उसकी बातें और वह मुस्कान आज भी मेरे सपनों में आती है, एक भयानक याद के रूप में। एक सर्दियों की रात थी जब मैं इस्लामाबाद से पेशावर के लिए अपना ट्रक लेकर निकला। सड़क पर घना कोहरा फैला हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति
मेरे ट्रक के पीछे लगी हो, जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक मेरे रेडियो से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरी हेडलाइट्स ने सड़क किनारे खड़ी एक धुंधली आकृति को रोशनी दी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ते में कई बार ऐसा लगा जैसे कोई सीट के पीछे से मुझे घूर रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए थे और मैं किसी तरह खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं एक वीरान जगह से गुजर रहा था, मेरे ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। यह सफर एक भयावह अनुभव में बदल चुका था और मैं जानता था कि इस रात में मेरे साथ कुछ अनहोनी जरूर होने वाली है। हर पल ऐसा लगता था जैसे कोई अनजान ताकत मुझे घेर रही हो। मुझे याद है, उस रात की ठंडी हवाओं में कुछ ऐसा था जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। इंजन बंद हो जाने के बाद मैंने ट्रक से उतरकर बोनट खोलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी में इंजन पर निगाह डाली, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मेरी सांसें थम गईं, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और इंजन को ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक सड़क के दूसरी ओर से किसी के चीखने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। वापस ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद इंजन फिर से चालू हो गया। जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, मुझे अचानक सड़क पर एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। मैंने ब्रेक लगाया, पर वो परछाई गायब हो चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे लगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया और अपने गंतव्य की ओर बढ़ा। हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि कोई या कुछ मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा है। रास्ते में एक जगह थी जिसे लोग भूतिया मानते थे और मैं उसी जगह के करीब पहुंच रहा था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, पर मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। मैंने ब्रेक लगाई, पर वो औरत गायब हो चुकी थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया और मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कई बार सुना था कि इस रास्ते पर कई ड्राइवरों के साथ अजीब घटनाएं हो चुकी हैं और अब मैं खुद इसका हिस्सा बन चुका था। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े हैं, पर जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, वे सब अचानक गायब हो गए। यह सब इतना असल लग रहा था कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि यह सब सच है या मेरी आंखों का धोखा। मैंने रेडियो चालू किया, शायद संगीत से ध्यान बढ़ जाए, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो। मैंने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया। आगे एक पुराना पुल था, जिसके नीचे से गुजरते हुए मुझे लगा कि ट्रक के ऊपर कुछ भारी चीज गिरी है। मैंने शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे इस भय से बच सकूं। आगे का सफर एक लंबी रात की तरह लग रहा था, जिसमें हर पल एक नया डर समाया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि यह सब कब खत्म होगा, पर एक बात तय थी, इस यात्रा ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। मुझे याद है, उस पुरानी पुल से गुजरने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरी नजरें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क के किनारे कुछ ऐसा देखा जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ा था और उसकी आंखें मेरे ट्रक पर टिकी थीं। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह मदद के लिए खड़ा था या यह सब मेरी कल्पना का हिस्सा था? जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वो आदमी अचानक मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयावह था। मैंने अपनी नजरें उससे हटा ली और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद ट्रक के टायर में एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। मैं बाहर निकला और देखा कि टायर फट चुका था।
वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा फैला था। मैंने खुद को संभाला और टायर बदलने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी टायर बदला और ट्रक में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मुझे शीशे में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखों में न जाने क्या था, लेकिन वो सीधा मेरी आत्मा में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। अब मैं बस उस जगह से भाग जाना चाहता था। जैसे जैसे मैं पेशावर के करीब पहुंचा, सड़क पर हलचल बढ़ने लगी, लेकिन मेरे मन में अब भी अजीब सा डर समाया था। मैंने आखिरकार शहर की रोशनी देखी और कुछ राहत की सांस ली, लेकिन उस रात की घटनाएं मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। उस सफर ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। पेशावर पहुंचकर मैंने ट्रक रोका और गहरी सांस ली, लेकिन मैं जानता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। वो सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात के बाद मैंने उस रास्ते पर कभी अकेले सफर नहीं किया। उस बूढ़े आदमी की आंखें और वो अजीब घटनाएं आज भी मेरे सपनों में आती हैं, और मैं अक्सर सोचता हूं, क्या वो सब सच था या मेरे डर का कोई भयानक रूप। रात के अंधेरे में जब आसमान पर एक भी तारा नहीं था, मैं अपने ट्रक में अकेला बैठा था, पेशावर से लाहौर की लंबी और खतरनाक यात्रा पर। चारों ओर केवल घना जंगल और सन्नाटा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति मेरी तरफ बढ़ रही हो। अचानक सड़क के किनारे एक धुंधली परछाई नजर आई, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं रमेश सिंह, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। पेशावर से लाहौर की यात्रा मेरे लिए सामान्य थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैंने अपना ट्रक एक छोटी सी चाय की दुकान पर रोका। जैसे ही मैंने चाय का कप उठाया, चाय वाले ने मुझसे कहा, भाई साहब, इस रास्ते पर रात को सफर मत करना। मैंने उसकी बातों को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया और अपने सफर पर निकल पड़ा। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। ट्रक की हेडलाइट्स बस सड़क को ही रोशन कर रही थी। अचानक एक धुंधली परछाई सड़क के बीचों बीच आ गई। मैंने तेजी से ब्रेक लगाए और ट्रक रुक गया। परछाई गायब हो चुकी थी। मैं सोच में पड़ गया कि यह क्या था, पर फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक और ट्रक खड़ा था। मैंने सोचा कि शायद उसे कुछ मदद की जरूरत हो। जब मैंने ट्रक के पास जाकर देखा तो उसमें कोई नहीं था। ट्रक के अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। चारों ओर खून के धब्बे थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने डर के मारे तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैं अपने ट्रक की ओर बढ़ा, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक महिला सफेद साड़ी में मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहां से निकालो। मेरे पसीने छूटने लगे, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक गायब हो गई। मैंने तुरंत अपने ट्रक में बैठकर वहां से भागने का प्रयास किया। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, ट्रक के शीशे में वही महिला दिखाई दी। उसने फिर से कहा, मुझे यहां से निकालो। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से चलाया और किसी तरह लाहौर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने सारी घटना अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे उस महिला की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वह सचमुच किसी की आत्मा थी या मेरी कल्पना, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। लाहौर पहुंचने के बाद भी उस रात की घटनाएं मेरे दिमाग से निकल नहीं पाईं। कई दिनों तक मैं रात को सो नहीं पाया। हर बार जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे वही महिला दिखाई देती। उसकी जलती हुई आंखें और उसकी दर्दनाक चीखें मेरी नींदें उड़ा देती। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने मेरी हालत देखी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ रमेश, तुम ठीक तो हो? मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। हमें कुछ पूजा पाठ और हवन करना होगा ताकि तुम्हें
इस आत्मा से मुक्ति मिल सके। हमने एक हवन का आयोजन किया और कई घंटे तक मंत्रोच्चारण किया, लेकिन जैसे ही हवन समाप्त हुआ एक भयंकर तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि हमें सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी पड़ी। अचानक कमरे में वही महिला प्रकट हो गई। उसने गुस्से में कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मुझे न्याय चाहिए। गुरुजी ने मुझसे कहा, रमेश, इस आत्मा की कहानी जानना जरूरी है, हमें इसे शांति दिलानी होगी। मैंने हिम्मत जुटाकर महिला से पूछा, तुम्हें किसने मारा और क्यों? महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा नाम लीला था। मैं अपने पति के साथ इसी सड़क पर सफर कर रही थी। कुछ गुंडों ने हमें रोक लिया और मेरे पति को मार डाला। उन्होंने मुझे भी जला दिया और मेरे शरीर को इस जंगल में फेंक दिया। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, रमेश, तुम्हें इस आत्मा की मदद करनी होगी, इसके हत्यारों को सजा दिलानी होगी, तभी यह आत्मा शांति पा सकेगी। मैंने लीला से पूछा, क्या तुम पहचान सकती हो कि तुम्हारे हत्यारे कौन थे? लीला ने कहा, हाँ, मैं उन्हें पहचान सकती हूं। वे अक्सर इस सड़क पर आते जाते रहते हैं। गुरुजी ने मुझसे कहा, रमेश, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, इस आत्मा की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने लीला से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। लीला ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन मैं उसी रास्ते पर वापस गया। मैंने अपने ट्रक को उसी जगह पर रोका जहां मैंने लीला को पहली बार देखा था। अचानक मुझे कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई दी। मैंने छिपकर देखा तो वही गुंडे वहां खड़े थे। वे किसी नए शिकार की तलाश में थे। लीला की आत्मा ने मुझे संकेत दिया और मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत आकर उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। लीला की आत्मा ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति में जा सकती हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद मुझे फिर से उसी सड़क पर सफर करना पड़ा। इस बार मुझे किसी भी प्रकार की डरावनी घटना का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मैंने ट्रक के शीशे में देखा तो मुझे लीला की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई दी। उसकी मुस्कान ने मुझे यह एहसास दिलाया कि कभी कभी हमें अनजानी आत्माओं की मदद करनी पड़ती है ताकि वे शांति पा सकें, और शायद यह भी एक तरीका है जिससे हम अपने भीतर की भय को हरा सकते हैं। लीला की आत्मा को शांति मिलने के बाद मेरी जिंदगी कुछ सामान्य होने लगी थी, लेकिन पेशावर से लाहौर की यात्राएं मेरे लिए अभी भी एक चुनौती बनी हुई थी। एक रात जब मैं फिर से उसी रास्ते पर सफर कर रहा था, मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर बंगला खड़ा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जागी और मैंने ट्रक को रोक दिया। मैं बंगले के पास गया और देखा कि वहां कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन अंदर से किसी के बात करने की आवाजें आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर एक परिवार बैठा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे जीवित न हों। मैंने डरते हुए बंगले के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, वहां की हवा ठंडी हो गई और मेरी सांसें भारी होने लगी। अचानक एक बच्चे की हंसने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान बहुत ही भयावह थी। बच्चे ने कहा, क्या आप हमारे साथ खेलोगे? मैंने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, हम इस बंगले के पुराने निवासी हैं, हमें यहां कैद कर दिया गया है। मैंने पूछा, कैसे कैद कर दिया गया है? बच्चे ने कहा, यह एक पुरानी कहानी है। इस बंगले के मालिक ने हमें यहां बंद कर दिया और हमारी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? बच्चे ने कहा, तुम्हें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने हमें यहां बंद किया था। वह अभी भी जिंदा है और इसी इलाके में रहता है। मैंने बच्चे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही मैंने यह वादा किया, बच्चे की आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई और उसने मुझे एक पुरानी तस्वीर दी। उसने कहा, यह उस आदमी की तस्वीर है, उसे ढूंढो और हमें मुक्ति दिलाओ। मैंने तस्वीर ली और वापस अपने ट्रक में बैठकर लाहौर की ओर चल पड़ा।
लाहौर पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को यह घटना सुनाई और उस आदमी को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। कई दिनों की तलाशी के बाद मैंने उस आदमी को खोज निकाला। वह एक पुराना बूढ़ा आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। मैंने उससे संपर्क किया और उसे सारी घटना सुनाई। उसने कहा, मैंने वह सब एक बड़ी गलती में किया था। मुझे नहीं पता था कि उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकेंगी। मैंने उससे कहा, तुम्हें उनके पास चलना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। बूढ़ा आदमी मेरे साथ पेशावर की यात्रा पर निकला। उसी रात हम उस बंगले के पास पहुंचे। जैसे ही हम अंदर गए, बच्चे की आत्मा फिर से प्रकट हुई। बूढ़े आदमी ने रुआं से होकर माफी मांगी। बच्चे की आत्मा ने उसे माफ कर दिया और धीरे धीरे सभी आत्माएं वहां से मुक्त हो गईं। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा, मुझे फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले से भी ज्यादा भयावह थी। मैंने मुड़कर देखा तो बंगले के दरवाजे पर एक और आत्मा खड़ी थी। उसने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन इस जगह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आया कि वह आत्मा किस बारे में बात कर रही थी। उसने कहा, यह जगह अभिशप्त है। हर बार जब कोई नया व्यक्ति यहां आता है तो उसकी आत्मा यहां कैद हो जाती है। अब तुम्हारी बारी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच था? क्या मैं इस अभिशप्त जगह का अगला शिकार बनने वाला था? इस अभिशप्त बंगले की कहानी यहां खत्म नहीं होती। कौन जाने अगली बार इस रास्ते पर कौन सी आत्मा अपनी कहानी सुनाने आएगी और कौन इसका अगला शिकार बनेगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लीला की आत्मा ने भले ही शांति पाली हो, लेकिन इस सड़क पर कई और रहस्यमयी घटनाएं अभी भी घटती हैं। कौन जानता है कि अगली बार इस रास्ते पर कौन सी आत्मा अपनी कहानी सुनाने आएगी। मैंने उस आत्मा की बातें सुनी और मेरे शरीर में कंपी सी दौड़ गई। मैंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। आत्मा ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम अब इस जगह से नहीं जा सकते। मेरे मन में डर और बेचैनी की लहरें उठने लगी। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछा, क्यों? मैंने तुम्हारी मदद की, फिर भी तुम मुझे क्यों रोक रही हो? आत्मा ने धीरे धीरे कहा, यह जगह अभिशप्त है। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा यहां कैद हो जाती है। तुम्हें भी अब यहां रहना होगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने अपने ट्रक की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने मुझे रोक लिया। वह कहने लगी, तुम्हें एक मौका है। अगर तुम इस अभिशाप को तोड़ सकते हो तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे? आत्मा ने कहा, तुम्हें इस बंगले के इतिहास को जानना होगा और उस रहस्य को सुलझाना होगा जिसने इसे अभिशप्त बना दिया। मैंने सहमति में सिर हिलाया और आत्मा ने मुझे कुछ संकेत दिए। उसने कहा, यह बंगला एक पुराने राजा का है जिसने अपने लालच और गर्व के कारण अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उसकी आत्मा अभी भी इस जगह पर भटक रही है। तुम्हें उसे ढूंढकर उसे माफी दिलानी होगी। मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। मैंने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की और बंगले के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। धीरे धीरे मुझे उस राजा की कहानी का पता चला। राजा का नाम राजा विक्रम था। उसने अपने परिवार को संपत्ति के लालच में मार डाला था और खुद भी आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब इस बंगले में भटक रही थी और हर आने जाने वाले को अपनी कैद में ले लेती थी। एक रात मैंने हिम्मत जुटाकर राजा विक्रम की आत्मा को पुकारा। मैंने कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने आया हूं। मुझे माफ कर दो और इस अभिशाप को तोड़ दो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और राजा विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो और मेरी आत्मा को कैसे शांति दिला सकते हो? मैंने कहा, राजा विक्रम, तुम्हारे कृत्यों ने इस जगह को अभिशप्त बना दिया है। तुम्हें माफी मांगनी होगी और अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। राजा विक्रम की आत्मा कुछ क्षण के लिए चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे अपने परिवार की हत्या का बहुत पछतावा है। मैंने कहा, अगर तुम सच में पछताते हो तो भगवान से माफी मांगो और इस जगह को मुक्त कर दो। राजा विक्रम की आत्मा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी के साथ ही सभी अभिशप्त आत्माएं भी मुक्त हो गईं। बंगले का अभिशाप टूट गया और मेरी आत्मा भी मुक्त हो गई।
मैंने राहत की सांस ली और अपने ट्रक की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक में बैठा, मुझे एक बार फिर से वही बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़ा और देखा कि वो बच्चा फिर से मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि शांति थी। उसने मुझसे कहा, धन्यवाद, आपने हमें मुक्त किया, अब आप जा सकते हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। जैसे ही मैं बंगले से दूर हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस तरह पेशावर से लाहौर की मेरी यह डरावनी यात्रा एक नई दिशा में खत्म हुई। मैंने आत्माओं की मदद की, लेकिन उस डरावने रास्ते की यादें कभी नहीं भूल पाऊंगा। कई बार हमें अनजानी आत्माओं की मदद करनी पड़ती है ताकि वे शांति पा सकें, और शायद यही हमारे जीवन का असली मकसद है, दूसरों की मदद करना और खुद को भी मुक्त करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।